एवरीवन वेलकम टू माय चैनल स्माइल दिस साइड ए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट ट्रिम्स। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस, जो कि आपको नीट के लास्ट कुछ दिनों में बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि ये पेपर में आती ही आती है। मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा कि रिएक्शन पूछ ली जाएंगी, कई बार मैचेट की फॉर्म में आ सकती हैं, कई बार रिएक्शन आ गई देन उनका इंटरमीडिएट पूछ लिया, उस तरीके से भी आ सकती है। तो आपको ये नेम रिएक्शन आनी चाहिए। ये अप्रॉक्सीमेटली 30 के करीब हैं जो एनसीईआरटी में दी गई हैं, या कुछ ऐसी भी हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई हुई हैं लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। तो ये सब मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, हम इन्हें अभी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट इज़ अ फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसमें आर एक्स से क्या बनता है, आर आई। आर यहाँ पे क्या है, कोई भी एल्काइल ग्रुप है, और उसमें हम किस चीज़ को डालते हैं, जब सोडियम आयोडाइड को या एसीटोन को या DMSO को। और जो एक्स है वो क्या होगा, हेलोजन होगा। और कौन कौन सा हेलोजन होगा, सिर्फ क्लोरीन होगा या ब्रोमाइड होगा। आपको ध्यान रखना है, इन्हीं दो हेलोजन की बात करी गई है फिंकलस्टीन रिएक्शन में। सेकेंड इज द स्वार्ट्स रिएक्शन, इसमें भी सेम है, आर एक्स से आर एफ बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो एक्स है वो क्या होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी होगा। तो आपको ध्यान रखना है, उसमें आयोडीन नहीं था लेकिन यहाँ पे आयोडीन होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे आर आई बन रहा है, कहाँ पे आर एफ, इन दोनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख लेना ना, जो फिंकलस्टीन है उसमें एफ नहीं आएगा, मतलब फिंकलस्टीन के अंदर जो है एफ नहीं आएगा। एफ था ना ये, अभी जस्ट वेट अ सेकेंड, ये जो एफ था ये इसमें है, मतलब अपोजिट में होगा। फिंकलस्टीन और स्वार्ट सिमिलर है ना, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वजह से आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। सेकेंड इज़ द इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में अब हमें क्या करना है, इसके अंदर आप देख सकते हैं बेंजीन ग्रुप के ऊपर एक CH3 लगा हुआ है। ये क्या होता है, टोलुइन होता है। और इसके अंदर जो इंटरमीडिएट्स हम क्या डाल रहे हैं, जो रिएजेंट्स हैं, CrO2Cl2, CS2 और H3O पॉजिटिव। तो इससे क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CHO ग्रुप लग जाएगा। और इंटरमीडिएट ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये बहुत बार पेपर में भी पूछा गया है, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है जो इंटरमीडिएट भी है। नेक्स्ट इज़ अ वुड्स रिएक्शन, ये तो बहुत बार पूछी जाती है। वुड्स रिएक्शन के बारे में तो आपको पता भी होगा। तो वुड्स रिएक्शन जो है, RX में हम सोडियम और ड्राई ईथर डालते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ड्राई ईथर डाला जा रहा है, ठीक है। अगर सिंपल ईथर बोला जाएगा तो नहीं, मतलब मेनली जो है ड्राई ईथर ही डाला जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, RR हो जाएगा, मतलब दोनों जगह सेम ग्रुप लग जाएगा। जो R वाला ग्रुप था ना, और जो हेलोजन का ग्रुप था वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ अ फिटिक रिएक्शन, तो ये भी बिल्कुल वुड्स रिएक्शन की तरह है, लेकिन ये किसके लिए होगी, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए होगी। तो यहाँ पर भी सिमिलर रिएक्शन हो जाएगी। जो पीएच एक्स रिंग थी, तो जो पीएच हो जाएगा। पीएच रेफर्स टू द फिनॉल रिंग यहाँ पर। नेक्स्ट इज़ अ वुड्स फिटिक रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या होगा, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक, वो दोनों जुड़ जाएंगे और उनसे क्या बनेगा, एल्काइलेटेड बेंजीन बनेगा। और इसमें भी रिएजेंट हम सेम डाल रहे हैं, सोडियम और ड्राई ईथर। नेक्स्ट इज़ द सेवन्थ रिएक्शन, दैट इज़ द कॉल्बेज रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम फिनॉल के ऊपर रिएक्शन हो रही है, NaOH CO2H+ डाल रहे हैं, और इससे क्या बन रहा है, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। तो इसमें आपको सिर्फ स्ट्रक्चर भी याद करना ज़रूरी नहीं है, आपसे कई बार डायरेक्ट प्रोडक्ट का नाम पूछा जा सकता है, कई बार रिएजेंट का नाम पूछा जा सकता है। तो आपको हर तरीके से आना चाहिए ये। नेक्स्ट इज़ अ रोजनमुंड रिएक्शन, तो ये जो है इसमें RCOCl जो है उसके ऊपर हम लेंडलार्ड्स कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। लेंडलार्ड्स कैटलिस्ट आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, H2+PD और BaSO4 को ही हम लेंडलार्ड्स कैटलिस्ट बोलते हैं। कई बार हमें नाम तो पता होते हैं लेकिन ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली वो है क्या। तो आपको हर तरीके से करना है, जैसे NCERT में दिया गया है। तो इससे क्या बनेगा, RCHO बन जाएगा। नेक्स्ट इज़ द नाइन्थ रिएक्शन, दैट इज़ अ गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो यहाँ पर जो बेंजीन है उसके ऊपर हम CO+HCl और एनहाइड्रस AlCl3 डालेंगे, तो क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CHO ग्रुप लग जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं हम सैंडमेयर्स रिएक्शन पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है ये भी। तो जो सैंडमेयर्स रिएक्शन है, इसमें भी एनिलीन हमने लिया, देन N2+Cl- ये एक इंटरमीडिएट आया, देन उसके ऊपर हम इंडिविजुअली रिएक्शंस करा रहे हैं। CU2Cl2 डाला तो Cl लग जाएगा, CU2Br2 डाला तो Br लग जाएगा, CuCN डाला तो CN लग जाएगा। तो बहुत ईजी है, मतलब इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन इनकी आपको फ्रीक्वेंट रिविजन्स की ज़रूरत है, तो वो आपको करनी होगी। नेक्स्ट इज़ 11th रिएक्शन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। रीमन टीमन रिएक्शन जो है ये फिनॉल की रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या लग जाता है, ऑर्थो पोजीशन पर, और जो पैरा पोजीशन है वहाँ पर CHO ग्रुप लग जाएगा। और जो ऑर्थो पोजीशन वाला है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा मेजर प्रोडक्ट है और कौन सा माइनर प्रोडक्ट है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ऑर्थो वाला है। और यहाँ पर हमने इंटरमीडिएट बताया हुआ है, तो ये इंटरमीडिएट भी आपको अच्छे से करना है।
नेक्स्ट इज़ द यहाँ पर इसके अंदर हमने ड्राई क्लोरोकार्बिन भी यूज़ किया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया, आप करेंगे तो आप देखेंगे। और ये ड्राई क्लोरोकार्बिन को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द स्टीफन्स रिएक्शन, RCN में SnCl2 + HCl और स्टीम डालेंगे। स्टीम, डायरेक्ट वाटर नहीं डालना, स्टीम डालते हैं यहाँ पे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तो उससे RCHO बनेगा। नेक्स्ट इज द क्लेमेंसन रिडक्शन, तो यहाँ पर भी मेन जो है ना, आपको क्या करना है, रिएजेंट पता होना चाहिए और उससे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, बाकी सब तो हो ही जाते हैं। तो इसमें जिंक Hg और कंसेंट्रेटेड HCl डाला है, तो एक एक वर्ड पे आपका ध्यान होना चाहिए, कंसेंट्रेटेड HCl है या डाइल्यूट HCl है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज अ वोल्फकेशनर रिएक्शन, तो अब ये जो है ना, दोनों सिमिलर रिएक्शन है, लेकिन रिएजेंट अलग अलग है, तो रिएजेंट से ही चीज़ चेंज हो जाती है ना नाम, तभी हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि देखो प्रोडक्ट भी सेम बन रहा है और जो रिएजेंट था वो भी सेम था, तो उस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज़ अ हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये भी बहुत बार पूछी जाती है, और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं क्या क्या डाले, X2 + Na OH। अब ये जो X2 है ये क्या है, ये कोई भी हेलोजन है, और यहाँ पर जो CHX3 बनते हैं इसे हम हेलोफॉर्म बोलते हैं। तो ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है ये कौन कौन देता है अगर पूछा जाए, तो ये 3 चीज़ें देती हैं, इथेनॉल, सेकेंडरी अल्कोहल और मिथाइल कीटोन्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज़ अ बाल्स-कीमन रिएक्शन, तो ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, एनिलीनियम आयन के ऊपर HbF4 और यहाँ से क्या लग जाएगा, F लग जाएगा। नेक्स्ट इज़ अ गेटरमैन रिएक्शन, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक्चुअली गेटरमैन रिएक्शन अलग चीज़ है और एक गेटरमैन कोच रिएक्शन आती है, तो वो दोनों आपको पता होनी चाहिए और दोनों अलग अलग हैं। तो अभी ये देखो यहाँ पर 9th पॉइंट में था ना, गेटरमैन कोच रिएक्शन, देखो क्या चीज़ है, और यहाँ पर देखो गेटरमैन रिएक्शन में बिल्कुल अपोजिट प्रोडक्ट है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो ये गेटरमैन रिएक्शन तो आप और अच्छे से करना, क्योंकि इसमें एक कन्फ्यूजिंग वाला पॉइंट है ना कि गेटरमैन रिएक्शन कौन सी है और गेटरमैन कोच रिएक्शन कौन सी है, तो ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अ ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस, तो इसमें क्या है, RH से Mg ड्राई ईथर, पहले हम जो वुड्स रिएक्शन वगैरह में डाल रहे थे वो क्या था, सोडियम और ड्राई ईथर डाल रहे थे, लेकिन ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में क्या है, Mg ड्राई ईथर डल जाते हैं। नेक्स्ट इज द 19th रिएक्शन, इसमें एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो रही है, सिंपल। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन तो हम बहुत टाइम से पढ़ते, तो ये आपको अच्छे से आती भी होगी। डायरेक्टली देखो क्या ही हुआ है ना, यहाँ पर जो सिंपल ये जो ग्रुप है ये हट के यहाँ पर देख सकते हो आप, RCO ये वाला ग्रुप यही है, और ये जो OR वाला यही है, और ये जो वाटर है ये बीच में से ये एलिमिनेट हो जाता है, तो ये होगी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज़ द विलियमसन सिंथेसिस, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसमें आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन से पाथवे से जाते हैं, SN2 पाथवे से जाते हैं। नेक्स्ट इज़ अ डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एनिलीन की, तो इसमें NaNO2 + HCl डालते हैं, और इसमें आपको टेम्परेचर की रेंज भी अच्छे से पता होनी चाहिए, इसका आप टेम्परेचर नहीं भूल सकते, टेम्परेचर भी कई बार ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है, और कई बार जब ऐसे काफ़ी सारी मिक्स्ड रिएक्शन के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें टेम्परेचर वगैरह इनसे ना आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है, मतलब आपको अगर ये चीज़ें पता होंगी ना, क्योंकि रिएजेंट भी कई बार ऐसे सेम होते हैं ना, लेकिन टेम्परेचर वगैरह कुछ कुछ रिएक्शन में ही मेंशन होते हैं, तो वो आपको याद करने से फ़ायदा रहता है, तो ये भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द HVZ रिएक्शन, तो HVZ की फुल फॉर्म आप खुद से देख लेंगे NCERT से, वैसे आपको पता होनी चाहिए अब तक। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने रेड फॉस्फोरस यूज़ किया है, और X2 फिर से क्या है, हेलोजन है, और 2 ही हेलोजन यूज़ किए गए हैं, दैट इज़ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, एंड यहाँ पर फिर क्या लग जाता है, हेलोजन अटैच हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अ कार्बल अमाइन रिएक्शन, जिसे कि हम आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या यूज़ होता है, प्राइमरी अमीन होता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने की, प्राइमरी अमीन की ही बात की गई है यहाँ पर ना, एंड क्या क्या यूज़ करते हैं, CHCl3 और KOH, और इससे क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बन जाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं 24th रिएक्शन पे, दैट इज़ अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो यहाँ पर सोडा लाइम मिक्सचर यूज़ होता है। अब सोडा लाइम मिक्सचर अगर आपसे पूछा जाए क्या चीज़ है, दैट इज़ NaOH + CaO, तो ये सिंपल है, इसमें से COOH हट जाते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है, तो RH बचेगा, सिंपल है। नेक्स्ट इज़ अ होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्या होगा, सिंपल जो हमारा COO का रिमूवल हो जाता है, इसका भी आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए, और रिएक्शन जो है वो अच्छे से आपको याद होनी चाहिए विद नेम्स।
नेक्स्ट इज़ गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। इसके अंदर हम किसे यूज़ करते हैं, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो कहाँ पर प्राइमरी अमीन्स यूज़ हो रही थी, कहाँ पर सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स यूज़ हो रही है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस को कौन फॉलो नहीं करता, तो उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स दिए होंगे तो आपको पहले पता होना चाहिए ना कि कौन सा एलिफेटिक है, कौन सा क्या है। तो उस तरीके से आपको आना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में ये इस तरीके से प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, तो आपको इन प्रोडक्ट्स के नाम भी पता होने चाहिए और जो कलर है, कौन सा कलर वो शो कर रहे हैं, वो कलर भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या बन रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और ये ऑरेंज डाई दे रहा है। और जो दूसरे वाला है उसमें क्या हो रहा है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन बन रहे हैं लेकिन येलो कलर है। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं ना, देखो सारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे OH है, इधर NH2 है। तो जो O है और O है, O इधर से याद रह जाएगा ना, ऑरेंज और OH होगा, और दूसरे वाले में क्या होगा, NH2 होगा। क्योंकि आपको NCERT की रिएक्शन करनी है, उतनी ज़्यादा रिएक्शन है नहीं, तो इस तरीके से आप थोड़ा ट्रिकी तरीके से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द 28th पॉइंट, दैट इज़ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसका एल्काइलेशन का पार्ट। तो इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, नेम रिएक्शन ठीक है, लेकिन जहाँ पर रीअरेंजमेंट होती है वहाँ पर आपको रीअरेंजमेंट भी करानी है। और यहाँ पर मैंने पर्टिकुलरली लिखा है कि R+ का हमें रीअरेंजमेंट कराना है। हर जगह नहीं कराना होता, लेकिन जिस पर्टिकुलर रिएक्शन में मेंशन किया गया है तो उधर आपको रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी भी देखनी है कि अगर रीअरेंजमेंट हो सकते हैं तो वो कराना है। अगर आप नहीं कराएंगे तो आपका आंसर पूरा ऐसे ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ अ एसाइलेशन रिएक्शन। यहाँ पर देखो मैंने स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि कोई भी रीअरेंजमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं कराएंगे। नेक्स्ट इज़ अ कैनिज़ारो रिएक्शन। इसमें आपको ध्यान रखना है, कैनिज़ारो रिएक्शन ऐसी होती है कि जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते। अभी मैं ना आपको एक चीज़ बोलूँगी, ये कैनिज़ारो रिएक्शन और एल्डोल रिएक्शन आप सिर्फ ऐसे पढ़कर नहीं कर पाओगे, अगर आपने पहले अच्छे से कवर नहीं की हुई है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों रिएक्शन। इन्हें एक बार आप ज़रूर किसी यूट्यूब वीडियो या कहीं से सुन लें और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि बहुत बार पूछी जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 50% का हमें बेस लेना होगा, KOH ले रहे हैं और उससे H कुक और HCH2OH बनेगा। लेकिन इसको एज इट इज़ याद मत रखो, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, ये आपको प्रॉपरली एक बार देखनी पड़ेगी। इसके लिए मैं इन 2 रिएक्शन के लिए आपको वीडियोस सजेस्ट करूँगी, एक बार पक्का से देख के जाना नीट के मेन पेपर से पहले। तो आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि जब एक रिएजेंट जो है HCHO है तो वो ऑक्सीडेशन शो करता है। तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा समझ। जैसे यहाँ पर है ना, एक PHCHO है और एक HCHO है, तो अगर HCHO है ना तो वो वाला क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन शो करेगा। नेक्स्ट इज एल्डोल रिएक्शन। तो अभी हमने जैसे पढ़ा कि कैनिज़ारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, लेकिन जो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर डाइल्यूट बेस और हीट करते हैं, वहाँ पर 50% बेस था, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे 2 प्रोडक्ट बनते हैं, तो जो फर्स्ट वाला होता है वो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, और जो सेकंड वाला होता है वो क्या होता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। और इस तरीके से जैसे इस कंपाउंड का नाम आ रहा है मेसिटिल ऑक्साइड, ये जो NCERT की रिएक्शन थी, तो कई बार ना वैसे भी दे सकते हैं। तो आप सोचिए कि मेसिटिल ऑक्साइड ऐसे तो हमने कभी नेमिंग भी नहीं पढ़ी, लेकिन ये जो जनरल नेमिंग है NCERT की उठा के दे सकते, तो NCERT वाली रिएक्शन आपको अच्छे से कवर करनी है। सो मेनली ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस यही थी, हमने सब कवर कर ली हैं। बाकी 2 वीडियोज़ जो मैंने आपको देखने को बोला है वो आप ज़रूर देखना, कैनिज़ारो और एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर। और इन रिएक्शंस को आप अच्छे से डेली रिवाइज करो, क्योंकि इनमें से पेपर में आएगा ही आएगा। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि नीट का पेपर आया और ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन ना आए। मतलब डायरेक्ट नहीं आएगी, इनडायरेक्ट आ सकती है, लेकिन आएगी ज़रूर। सो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ते रहिए।